हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर 2 से अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है अणुसंख्य गुण का अगला नंबर। ठीक है, जिसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का अवनमन। बेटा, वाष्प दाब का अवनमन का तात्पर्य ये है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में कमी आना। ठीक है वो कैसे कमी हुई ये हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, बंद पात्र है। ठीक है, आपने उसमें क्या किया, विलायक भर दिया। विलायक का मतलब समझते हैं, पानी। ठीक, जब पानी भरा हुआ है तो आपको पता है कि पानी की जो सतह होगी उनमें पानी के अणु ऐसे अरेंज होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? ओके, अब उसके बाद ये एक समान टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, समान ताप पे रखा हुआ है। तो कुछ समय के बाद इसमें क्या होगा, इस पानी का जो भाप होगा इसमें दबाव डालेगा कि नहीं डालेगा? ठीक है, तो उसी दबाव को बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। अब देखिए, ये शुद्ध विलायक के गैसीय अणु हैं जो इस कंटेनर में क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, शुद्ध विलायक था। ये क्या था, विलायक था। तो विलायक के गैसीय अणु इस पर क्या लगा रहे हैं, वाष्प दाब लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरी स्थिति बना रहा हूँ, एक सेम ऐसे ही एक दूसरा भी कंटेनर है। ठीक है, उसमें भी क्या लिया गया, आपने पहले विलायक लिया। विलायक लेने के बाद उसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का तात्पर्य ये होता है बेटा कि वो वाष्पित नहीं होते हैं। क्या? वाष्पित नहीं होते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया, ये क्या होते, वाष्पित नहीं होंगे। ठीक, तो क्या होगा, जब हम इनमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देंगे तो क्या होगा, मान लो ये विलयन का अणु, सतह पर विलयन के अणु थे, लेकिन जब विलायक मिला दिया, विलेय मिला दिए गए तो विलेय के अणु भी तो सतह पर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या हुआ कि पहले जो विलायक शुद्ध था उसके वाष्प अणुओं की संख्या यहाँ पर विलयन की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, क्यों कम होगी आप खुद ही समझ जाएंगे। पहले क्या था, इसकी पूरी सतह पर क्या थी, केवल और केवल शुद्ध विलायक भरा हुआ था जो वाष्पित हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, विलयन की सतह में विलायक के साथ साथ विलेय के अणु भी उपस्थित हैं। भाई, सतह का मतलब क्या था, ऊपरी सरफेस। ऊपरी सरफेस में विलायक के साथ साथ विलेय के अणु भी उपस्थित हैं। और आपको पता है कि विलेय कैसे होते, वाष्पित नहीं हो सकते। तो क्या होगा, जब ये वाष्पित नहीं हो सकते तो वाष्पित कौन होगा, केवल और केवल विलायक। तो इस वजह से उनके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, श्योर सी बात है। ठीक है, पहले कितने थे, अभी क्या हो गए, यहाँ पर वाष्पित अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम। जब कम हो गई तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। इसी को राउल्ट ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का तात्पर्य क्या है, ये शुद्ध विलायक था, अगर इसका मान लिया जाए वाष्प दाब P0 है और ये विलयन है, इसका वाष्प दाब मान लिया जाए PS, S फॉर सोल्यूशन, O फॉर ओरिजिनल सोल्यूशन, मतलब विलायक का। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यदि P0 से PS घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन होगा। मतलब वाष्प दाब में कितनी कमी आई ये हमें इससे ज्ञात हो जाएगी। ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, अगर यही वाष्प दाब के अवनमन में P0 से भाग दे दिया जाए तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कितना वाष्प दाब के कितना वाष्प दाब में कमी आई है। ठीक है, तो उस ये पूरे के पूरे को क्या बोला गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि आखिर विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब मिलाया गया तो उसके वाष्प दाब में एग्जैक्ट कितने की कमी हो गई। ठीक, और राउल्ट ने बताया कि इस पूरे के पूरे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के, ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर बेटा 2-3 बातें खुल करके सामने आ रही। पहली बात, अणुसंख्य गुण आप याद कीजिए, उसमें ये बताया गया था कि किसी भी विलयन का जो अणुसंख्य गुण होता है वो विलेय के कणों या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है, विलेय का मोल प्रभाज लिखा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब ये अणुसंख्य गुण को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं विलेय के मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज होता क्या है, किसी भी घटक का जो मोल प्रभाज जब पूछा जाता है तो उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या, यही होती है। तो जब विलेय के मोल प्रभाज की बात की जा रही है तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक, विलायक के मोलों की संख्या। मतलब विलेय के मोलों की, विलेय का मोल प्रभाज किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि विलयन में क्या होता है, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो चाहे हम उसको विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या लिख दें, चाहे दोनों को मिलाकर के सीधे सीधे क्या लिख दें, विलयन के मोलों की संख्या। ओके, ठीक। अब हम यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज को फाइंड आउट करते हैं कि आखिर विलेय का मोल प्रभाज कैसे राइट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई। जब विलायक, कोई भी कंटेनर में शुद्ध विलायक भरा होगा तो वहाँ पर वाष्प दाब अधिक होगी अपेक्षाकृत, कब, जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, घर पे 2 कांच की ग्लास ले लीजिए। ओके, जब 2 कांच की ग्लास ले लेंगे तो एक में क्या कीजिएगा, केवल और केवल पानी रख दीजिएगा भर करके। ठीक, और एक दूसरे कांच की गिलास में क्या कीजिएगा, उसमें शरबत घोल दीजिएगा। ओके, क्या, दूसरे वाले में शरबत, दोनों को घोल करके क्या करेंगे, धूप में रख दीजिएगा। धूप में, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक समान मिलेगा। एक एग्जैक्ट टाइम के बाद आप उनको उठा करके अंदर लाइएगा कमरे में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो पानी वाला ग्लास था उसमें वेपर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जबकि शरबत वाले में वेपर्स की संख्या कम होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी की सतह पर चीनी के भी अणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं विलेय का मोल प्रभाज हम लोग ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज को हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को यदि हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें और विलायक के मोलों की संख्या को अगर हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें तो हम ये भी तो राइट कर सकते हैं स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस यहाँ पर सीधे सीधे क्या राइट कर देते हैं, इनका जो रिलेशन है राउल्ट ने जो बताया था, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी विलयन का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये राउल्ट ने बताया था। ठीक, जहां पर P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या है ये, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वाष्प दाब, जबकि PS क्या है, S फॉर सोल्यूशन, मतलब विलयन का क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक, जहां पर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n अभी मैंने बताया था ना, क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। क्या है, विलेय के मोलों की संख्या
और हमारा स्मॉल n के बाद कैपिटल N क्या है? विलायक। क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। आया ना समझ में? और ये दो मतलब P नॉट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, सॉरी, वाष्प दाब का अवनमन। ये दोनों को क्या बोलते हैं? P नॉट माइनस पी एस क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन होता है। वाष्प दाब का अवनमन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि P नॉट माइनस पी एस क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन का तात्पर्य यह है कि विलयन में वाष्प दाब की कमी हुई है। ठीक है, अब अगर आपसे P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट ये पूछ ले कि ये पूरे को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ओके, और ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा है विलेय का मोल प्रभाज। क्लियर हुआ? आ गया ना समझ में? ठीक है, अब राउल्ट के नियम में थोड़ा सा आगे चल करके डिस्कस और बढ़ा। ठीक है, उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई विलेय के मोलों की संख्या विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन के बराबर होता है। लेकिन यदि विलयन तनु हो, तनु होने का मतलब आप समझते हैं कि मतलब वहाँ पर जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत कम दिया हो। बहुत कम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा विलेय है, विलेय किसको रिप्रेजेंट करना है? n से। ठीक है, लेस देन 1 मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत कम दी हुई है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ 0.00001 इतना दिया हो। ठीक है, तो क्या वो नथिंग है? भाई इसका मतलब क्या है? नगण्य के बराबर ही तो है। इसको हम क्या मान लेते हैं? कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, मतलब कोई विलयन है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक उदाहरण ही ले लेता हूँ कि आपके घर में पानी की टंकी होती है कि नहीं होती है? किसी के घर में 500 लीटर की होगी, किसी घर में 1000 लीटर की होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में आप उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज डाल दो। ठीक है, 1000 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज जब आप डालेंगे तो कैसा विलयन हो जाएगा? तनु विलयन होगा। अब उसको आप चख करके देखोगे तो क्या बिल्कुल भी मीठा लगेगा? क्या नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम सादा पानी ही पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर मिठास नगण्य के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल मिठास नगण्य के बराबर है ना। इसी को बोलते हैं तनु विलयन। वहां पर क्या हो? जब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ना के बराबर हो। ऐसी सिचुएशन में राउल्ट का नियम ने क्या बताया था कि वहां पर हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं? उनके फॉर्मूले को उन्होंने बताया कि इक्वल टू n अपान कैपिटल N मान लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू n मान लिया जाएगा। कब? जब विलयन तनु हो, जहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या नगण्य के बराबर हो। ठीक है, अच्छा, तो बोलोगे सर जब यहाँ पर n प्लस n इक्वल टू कैपिटल N मान लिया गया तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 मान लीजिए चाहिए या ना मानना चाहिए? नहीं बेटा, आपने ये बताइए कि 1000 लीटर के टैंक में आपने 1 ग्राम ग्लूकोज डाला है कि नहीं डाला है? तो मतलब विलेय उसमें उपस्थित है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल n रिप्रेजेंट करेंगे। डिवाइड में उसको नगण्य के बराबर मान लेते हैं। इस वजह से हमने क्या किया? स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल n बराबर किसके होता है? स्मॉल n किसके बराबर होता है? स्मॉल w अपान स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल N किसके बराबर होता है? कैपिटल W बाई कैपिटल M। ठीक, तो ये रिलेशन और किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है? P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या होगा? स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W। ये भी रिलेशन बनेगा जहाँ पर स्मॉल w क्या है? विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार। और स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार। अणुभार का मतलब समझते हैं ना?
अणुभार का मतलब आप लोग समझते हैं? अणुभार का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ है उनमें उपस्थित तत्वों के अणुभारों को यदि हम टोटल कर देते हैं तो उस यौगिक का अणुभार हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है, जहां पर स्मॉल m क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। तो ऐसे ही जो हमारा कैपिटल W है वो क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ओके, और जो हमारा कैपिटल W है वो क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार। आया ना समझ में बेटा? राउल्ट का नियम समझ में आ गया? राउल्ट का नियम केवल इत्तू सा है, इतना छोटा सा। क्या है कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समान होता है। और तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम ने बताया था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N हो जाएगा, जहां पर हमने विलेय के मोलों की संख्या को नगण्य के बराबर माना हुआ था। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं।